Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 17, the Mauryan Empire. This is the part of history. The foundation of the foundation of the first empire in India was led by the Mauryan in Magadha. Mauryan Empire was the most powerful empire which grew out of the 16th kingdom called महाजनपदास. अब मैंने लास्ट चैप्टर में आपको क्या बताया था, 16 महाजनपद बताए थे. ठीक है, उन्हीं में से एक था क्या, मौर्यन एम्पायर. ठीक है, और ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये हुआ था मगध में. ठीक, मगध अभी प्रेजेंट में क्या बोलते हैं उसको, उस एरिया में, किस एरिया में, जो बिहार वाला इलाका है वो वाला एरिया. ठीक है, और जो मौर्यंस थे वो वन ऑफ द पावरफुल, जो मौर्यन एम्पायर था वो वन ऑफ द पावरफुल किंगडम था. ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. द मौर्यन एम्पायर कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विच इंक्लूडेड बिहार. ये मैंने बता दिया आपको, मौर्यन एम्पायर कहाँ पे मतलब डेवलप हुआ था, बिहार में. ठीक है, और ये लार्ज पार्ट को कवर किए हुए था इंडिया के. उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन. इन फैक्ट excluding Kerala, Tamil Nadu and parts of north-eastern India, Mauryans ruled over the whole of Indian subcontinent. अब देखो, ये आपका क्या है, मैप है. ठीक है, इंडिया का नॉर्थ मतलब ये वाला एरिया, बिहार मतलब ये वाला एरिया. ठीक है, और वेस्टर्न पार्ट मतलब ये इधर वाला, यानी कि बंगाल को कवर किया हुआ था. ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट मतलब वेस्टर्न पार्ट मतलब ये इधर वाला. ठीक, गुजरात वगैरह. ठीक है, गुजरात राजस्थान का कुछ पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट मतलब इधर वेस्ट बंगाल वगैरह. मतलब ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. अगर मैं केरला की बात ना करूं, अब केरला और तमिलनाडु कहाँ है, ये नीचे, ये है केरला, और यहाँ है प्रेजेंट में अभी तमिलनाडु. इस पार्ट की अगर मैं बात ना करूं तो इसके अलावा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसने राज किया था, मौर्यंस ने. ठीक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन किंगडम आर द इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य. मतलब क्या है इसका, जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का, इस एम्पायर को जानने का, मौर्यन एम्पायर्स को जानने का. मालूम कैसे हुआ कि इसने अधिकतर पार्ट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे राज किया था, कैसे मालूम चला. एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडिका. किसने लिखी ये बुक, मेगास्थनीज ने. और अर्थशास्त्र किसने लिखी, अर्थशास्त्र भी एक बुक का नाम है, वो किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी. ये जो बुक्स है ना, इनमें इस एम्पायर के बारे में बताया गया है. The book Indica gives information about the political, social and economic condition of the 4th century. जो इंडिका बुक है उसमें क्या बताया गया है, उसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बताई गई है 4th सेंचुरी की. 4th सेंचुरी मैंने आपको बताया था, 4th सेंचुरी में ही क्या था, मौर्यन एम्पायर. ठीक, अभी कौन सी सेंचुरी है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है. अर्थशास्त्र टेल अस अबाउट द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स. अर्थशास्त्र क्या बताता है, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, यानी राज कैसे करना है और पॉलिटिक्स कैसे करनी है, ये बताता है क्या, अर्थशास्त्र. जो किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था. ठीक है, कौटिल्य को और क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं. अनादर यूनिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यंस आर द इंक्रिप्शंस ऑफ किंग अशोका. और इसके अलावा जो मौर्यंस के बारे में और कहाँ से पता चलता है, जो किंग अशोका थे उनके इंक्रिप्शंस के बारे में. इंक्रिप्शंस मतलब कि उन्होंने कहीं कहीं पे इनक्रिप्ट कराया था, मतलब अपने बारे में, अपने पापा के बारे में, अपने दादाजी के बारे में लिखवाया था, जो आज भी अवेलेबल है. ठीक, दीज इंक्रिप्शंस आर कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. ठीक है, और ये किस पे लिखे जाते थे, रॉक्स एंड पिलर्स पे. ठीक, पत्थरों पे. अलेक्जेंडर इन्वेजन. In the middle of the 3rd century BCE, India was invaded by foreigners from the northwest. जो 3rd century BCE का क्या था, मिडिल था, बीच का जो सेक्शन था, बीच का जो समय था, उसमें क्या था, इंडिया
में बहुत सारे फॉरेनर्स नॉर्थ वेस्ट से आने लगे और आक्रमण करने लगे। वन सच फॉरेन इन्वेडर वॉज द फेमस ग्रीक कंक्वेरर अलेक्जेंडर, और इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्रीक कंक्वेरर कौन था? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर नाम था। ठीक है, ही बिकेम द किंग ऑफ मैसेडोनिया, ये मैसेडोनिया का किंग था। ये कौन था? ये मैसेडोनिया का किंग था। अब आप पूछोगे मैम मैसेडोनिया कहाँ है? मैसेडोनिया है ग्रीक स्टेट है एक। अब आप पूछोगे ग्रीक कहाँ है? ठीक है, ग्रीस एक्चुअली नाम है उस पूरे पार्ट का। देखो अभी के समय में देखो ये जो आपका ये क्या है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। अगर आप इसके और वेस्ट में जाओगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है? ताजिकिस्तान। ठीक है, और अगर वेस्ट में जाओगे, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इधर पड़ता है, कहाँ पे क्या पड़ता है? ग्रीस। और ग्रीस का ही एक पार्ट क्या है? मैसेडोनिया। ठीक है, ग्रीक स्टेट है। ठीक, समझ गए? अ पावरफुल ग्रीक स्टेट इन 336 BC एट द एज ऑफ 19 ईयर्स ओनली। और इसने कब आक्रमण किया था? 19, जब उसकी एज कितनी थी? 19 ईयर्स का था वो। और 336 BC में उसने अटैक किया था। ओके, अलेक्जेंडर रीच्ड इंडिया थ्रू द खाइबर पास फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ही अटैक ऑन इंडिया इन 326 BC। इंडिया पे कब उसने अटैक किया? 326 BC में। ठीक है, और किस रास्ते के थ्रू आया था वो? खाइबर पास। अब आप बोलोगे मैम खाइबर पास हम लोगों ने पहले भी सुना है, क्यों खाइबर पास से ही सारे आक्रमण होते थे? तो यहाँ देखो आप, खाइबर पास है इस एरिया में। ठीक है, अभी यहाँ क्या है? इंडिया में यहाँ पे है आपका गुजरात और यहाँ क्या है? पंजाब। ठीक है, पंजाब है, यहाँ गुजरात है, और ये पूरा एरिया और थोड़ा सा राजस्थान भी है। ठीक है, कवर करता है बीच में। ये बाउंड्री लाइन देख रहे हो आप? ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है प्रेजेंट डे में। ठीक है, तो ये जो है ये रोड वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ से ही कोई आ सकता था, अदरवाइज यहाँ से कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इधर से भी कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, वो है हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, उनको पार करना नामुमकिन था। इस वजह से लोग कहाँ से आते थे? इस रास्ते से आते थे, क्योंकि ये रोड है, मतलब ये मैदान है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, समझ गए? ड्यूरिंग दैट टाइम द नंदास वर रूलिंग ओवर मगध। उस समय पे मौर्यन एम्पायर नहीं था, उस समय पे मगध में कौन राज कर रहा था? नंद वंश। ठीक है, नंद राज कर रहे थे। अलेक्जेंडर वॉज टेम्प्टेड बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया। और अलेक्जेंडर को किस चीज के कारण वो आया? वेल्थ के कारण, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा धन है। ठीक है, एंड वांटेड टू कॉन्कर इंडिया, और इंडिया को वो जीतना चाहता था। हाउएवर व्हेन ही रीच द रिवर बीस his soldiers refused to go further। जब वो 20 नदी के किनारे पे पहुंचा तो उसके जो सोल्जर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ना। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। दे वर टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए भी। अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू रिटर्न होम बट ही डाइड अ ट्रेजिक डेथ इन बेबीलोन। अब अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने आगे आने से मना कर दिया, तो इसलिए वो आगे नहीं आए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? अलेक्जेंडर तो वापस चला गया अपने घर, लेकिन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हुई, और वो ट्रेजेडी क्या थी? उसकी डेथ बेबीलोन में। ठीक है, और वो कब हुई? 323 BCE में, एट द एज ऑफ 32, और वो 32 की एज में उसकी डेथ हो जाती है। बिफोर लिविंग इंडिया ही प्लेस्ड हिज गवर्नर्स इन कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और वापस जाने से पहले वो एक गवर्नर नियुक्त करके जाता है इंडिया में। ठीक है, जो उस पूरी टेरिटरीज को देखेगा इंडिया में। ठीक, और वो पार्ट कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट? अभी आप मैप उठा के देखोगे तो वो है गुजरात, श्रीनगर, कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान भी उस समय पे आता था इंडिया में ही, तो वो पूरा पार्ट में वो एक गवर्नर नियुक्त करके गया था। सेल्यूकस निकेटर वॉज द
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम, और उसमें से सेल्यूकस निकेटर क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर्स वो नियुक्त करके गया, लेकिन उनमें से भी इम्पॉर्टेंट कौन था, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, स्टैब्लिश किया था मौर्य एम्पायर। ठीक है, द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हैज कॉस्ट अनरेस्ट इन नॉर्थ इंडिया एज देयर वर साइंस ऑफ अनरेस्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल। अब देखो क्या हुआ, नंदवंश था जब अलेक्जेंडर आया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अनरेस्ट हो गया पूरे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, कि फॉरेन रूलर आ सकते हैं और हम पे राज कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार कर सकते हैं। द चंद्रगुप्त मौर्य, अ courageous man of ordinary background, took advantage of these conditions. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या थे, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। ठीक है, और उन्होंने इस कंडीशन का एडवांटेज लिया विद द सपोर्ट ऑफ वाइस ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य। यही चाणक्य कौन है, ये वही है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, और उसका मतलब और किस नाम से उनको जाना जाता है, उनको जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, वो क्या थे, वो एक वाइस ब्राह्मण थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण थे। ठीक है, ही ओवरव्यू द नंद डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और उनको ये मालूम था कि नंद डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में कैसे क्या कहाँ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। ठीक है, अब पाटलिपुत्र अभी प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, उसको पटना बोलते हैं। द सिटी वॉज शेप्ड लाइक अ पैरेललोग्राम एंड वॉज सराउंडेड बाय बिग वॉल्स। ये पैरेललोग्राम्स के जैसा था शेप में। ठीक है, ये सिटी और बहुत ज़्यादा बिग वॉल्स से सराउंडेड था। देयर वॉज अ मोट, अ डिच फिल्ड विथ वाटर, और वहाँ पे क्या था, एक मोट था। ठीक है, मोट क्या होता है, जो कि डिच हो और जो वाटर से फिलअप हो। ठीक है, अलेक्जेंडर्स जनरल सेल्यूकस निकेटर, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त। अब देखो, जो अलेक्जेंडर ने गवर्नर जो भेजा था, वहाँ कहाँ पे, जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, मैंने अभी बताया था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, 325 BCE में, एंड वी मेड टू सरेंडर द एरियाज ऑफ काबुल, गांधार एंड बलूचिस्तान, और इस तरह से काबुल, गांधार एंड बलूचिस्तान भी उसके अंडर में आ गया। किसके अंडर में, चंद्रगुप्त के अंडर में। ठीक है, चंद्रगुप्त मैरिड सेल्यूकस डॉटर एंड एस्टैब्लिश पीस। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उससे शादी कर ली और पीस मतलब शांति स्थापित कर दी। ही इज रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट इंडियन एम्पायर, और इसे चंद्रगुप्त मौर्य को हिस्ट्री में कैसे जाना जाता है कि ये फर्स्ट इंडियन एम्पायर का फाउंडर था। ठीक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त was succeeded by his son Bindusar, who ruled from 297 BCE to 273 BCE. During his reign, the whole of Indian subcontinent except Kalinga, present-day Odisha, came under the Mauryan Empire. अब देखो क्या क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अधिकतर पार्ट, अब देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप ये मत समझना जो अभी केवल इंडिया है वहां तक था, नहीं, ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हो ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। अफगानिस्तान, इसका भी कुछ पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने काबुल, गांधार, बलूचिस्तान, ये सब किसके पार्ट है, प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के पार्ट हैं। ठीक है, इन सब पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया सेल्यूकस निकेटर को हरा के। ठीक है, और फिर क्या करता है वो, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, और शांति स्थापित कर देता है। ठीक, फिर क्या हुआ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अधिकतर पार्ट मौर्यंस के अंडर में था, केवल एक पार्ट को छोड़ के, और वो था कलिंग। अब कलिंग कहाँ है, कलिंग प्रेजेंट डे में है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा है यहाँ पे कहीं।
ठीक है, ये इंडिया है और आप कहाँ बैठे हो, ये बीचों बीच, मध्य प्रदेश बीच में है, ठीक है। और कलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो कोस्ट लाइन आप देख रहे हो ना इंडिया की, ठीक है, यहाँ पे है क्या, उड़ीसा, ठीक, समझ गए। ग्रीक राइटर्स कॉल हिम अमित्रघात, ही वॉज ऑल्सो नोन एज महासेना। ग्रीक राइटर्स क्या बोलते थे, इसे अमित्रघात बोलते थे, ठीक, किसे, बिंदुसार को। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, ठीक है, अमित्रघात बोलते थे। और इन्हें क्या बोला जाता था, महासेना, ठीक। अशोका द ग्रेट, अब अशोका किसके बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे, ठीक है। अशोका द ग्रेट वॉज द थर्ड एंड द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अशोका क्या थे, एक थर्ड एम्पायर थे, ठीक है, एक तो थर्ड एम्परर थे, किसके, मौर्यन एम्पायर के, तीसरे राजा मौर्यन एम्पायर के, ठीक है, मौर्यन साम्राज्य के। ही वॉज बॉर्न इन 304 BC। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एग्जेम्पलरी रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छे रूलर माने जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। किंग अशोका केम टू द थ्रोन इन 269 BC, ठीक है। वो कब बैठे गद्दी पे, मतलब उन्होंने कब संभाला मौर्यन एम्पायर को, 269 BC में। ड्यूरिंग बिंदुसारास रूल ही सर्व्ड एज द कुमारा गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन विच गेव हिम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ये रूलर बन गए, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के थर्ड रूलर, लेकिन उससे पहले क्या थे, वो गवर्नर थे, ठीक है, कहाँ के, तक्षशिला के और उज्जैन के, ठीक है। तो इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला एडमिनिस्ट्रेशन का। ही इनहेरिटेड a vast kingdom from his father and continued in footsteps and continued in his father's footsteps and conquered more territories and finally in 261 BC attacked कलिंग। अब देखो ये इनको बहुत बड़ा एम्पायर मिला था अपने पिताजी से, लेकिन वो अपने पापा के फुट स्टेप पे चले और अपने टेरिटरीज को बढ़ाने का कोशिश किया उन्होंने, ठीक है। और 261 BC में उन्होंने अटैक किया किस पे, कलिंग पे, ठीक। अब कलिंग कौन, कलिंग को ही छोड़ के, कलिंग जो उड़ीसा में है, ठीक है, उसको ही छोड़ के बाकी पूरा पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किसके अंडर में था, मगध के अंडर में था, ठीक है। दिस बैटल विच अशोका वॉन, इस लड़ाई को किसने जीता, अशोका ने जीत लिया। वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एज ही वॉज डीपली हर्ट बाय ऑल द रिजल्टिंग ब्लड सेड एंड सफरिंग कॉज टू लाइफ। वो जीत तो गए, कौन, अशोका जीत गए, लेकिन क्या हुआ कि ये एक टर्निंग पॉइंट बना उनकी लाइफ का, क्योंकि उनको मतलब अंदर तक हिला के रख दिया था जो उन्होंने खून देखा था लोगों का, ठीक है, और सफरिंग देखी थी लाइफ की। He decided not to fight any more wars but to win the hearts of people with love. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे और वो लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास करेंगे। He embraced Buddhism under the sages राधा स्वामी एंड मंजूश्री, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है, राधा स्वामी और मंजूश्री के जो सेजस थे, जो साधु थे, उनके अंडर में। एंड saw that he would rule and conquer by धम्म, the प्राकृत वर्ड ऑफ धर्म, और वो धर्म, और उन्होंने ये श्योर किया कि वो अब धम्म के मार्ग पे चलेंगे। अब धम्म का मीनिंग क्या होता है, धम्म एक बुद्ध में बोला जाता है, ठीक है, और उसका मीनिंग होता है धर्म, ठीक है। अशोका इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु हैड द मोरल courage to give up the war, and due to this reason the historian gave him the title अशोका the great। और केवल अशोका ही ऐसे एक राजा हैं पूरे हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, ठीक है, जिनके अंदर ये करेज था कि वो आप लड़ाई नहीं करेंगे, वो वॉर नहीं करेंगे। इस कारण से जो हिस्टोरियन है उनको क्या बोलते हैं, अशोका द ग्रेट बोलते हैं।
Asoka's Dhamma. Asoka's followed the policy of Dhamma, that is, prescribing a specific social code for living. Deeply influenced by Buddhism, the principle of Asoka's Dhamma was based on values such as नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स. मतलब क्या है, अशोकास धम्म का मतलब क्या था कि ये वैल्यूज थी जिसमें क्या था कि नॉन वायलेंस होना, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना, मार काट ना करना, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, और रिस्पेक्ट करना किसकी, एल्डर्स की, बड़ों की. इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट और अ वे ऑफ लाइफ दैट गाइडेड इट्स फॉलोअर्स टू. और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसे इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी टेक किया. ठीक है. लिव इन पीस एंड हार्मनी, शांति में रहो. स्पीक ट्रुथ, सच बोलो. सो टॉलरेंस टू ऑल, जितना ज़्यादा टॉलरेट कर सको उतना करो. सन वायलेंस इन एनी फॉर्म, मतलब वायलेंस को त्याग दो. ठीक है, किसी भी फॉर्म में. कल्टिवेट कंपैशन, प्योरिटी एंड वर्च्यू. अवॉइड एनिमल सेक्रीफाइसेस, और एनिमल सेक्रीफाइसेस को अवॉइड करो. अशोका बिलीव्ड इन हैविंग अ पैटर्नल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट. ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामात्रास टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उन्होंने क्या किया, धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया. ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए. ठीक है, लोगों का उद्धार के लिए, वेलफेयर के लिए. ठीक है. ही हिमसेल्फ वेंट ऑन टूर्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. वो खुद भी टूर्स पे जाते थे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए, पीपल्स की, एंड हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए जाते थे. टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट इन हिज वैल्यू वास्ट एम्पायर. अशोका ऑल्सो इंस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. मतलब धम्म को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, इंक्रिप्शंस करवाए. ठीक है, इंक्रिप्शंस लिखवाए. ठीक है, कहाँ पे, रॉक्स में और पिलर्स में. ही ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर कंट्रीज सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. और उन्होंने यहाँ पे अपने फॉलोअर्स को भी भेजा धम्म को बताने के लिए. कहाँ पे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका में. ठीक है. ही ऑल्सो अंडरटुक पब्लिक वर्क लाइक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, प्लांटिंग ट्रीज, डग वेल्स एंड क्रिएटेड गार्डन्स. और इन्होंने पब्लिक वर्क में भी अंडरटेक किया, मतलब इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, हॉस्पिटल्स, प्लांटिंग ट्रीज, डग वेल्स एंड गार्डन्स भी बनवाए. ही बिल्ट मोनेस्ट्रीज, स्तूपास एंड इरेक्टेड पिलर्स. ठीक है, इन्होंने मोनेस्ट्रीज, स्तूपास भी बनवाए. द मोनेस्ट्रीज वर यूज्ड बाय भिक्षुस एंड भिक्षुनीज फॉर पर्पस ऑफ स्टडीज. जो मोनेस्ट्रीज में क्या होता था, जो भिक्षु होते थे या फिर भिक्षुणी होती थी, वो स्टडी के लिए होता था. ठीक है. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य. ठीक है, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थे वो किसके द्वारा चलाए जा रहे थे, चाणक्य के द्वारा. द किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर. किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था और सुप्रीम पावर उसी के पास होती थी, मिलिट्री की, जुडिशरी की एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की. ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अ नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स. For purpose of administration, the empire was divided into 4 provinces, each placed under a prince or a member of a royal family. 5 प्रोविंस में डिवाइडेड था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जो हेड है वो या तो प्रिंस होता था या फिर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर, नोन एज कुमारा और आर्यपुत्र. और उनको क्या कहते थे, कुमार या फिर आर्यपुत्र बोलते थे. हु कुड बी ट्रस्टेड एंड बी लॉयल टू द एम्परर, जो लॉयल होना चाहिए एम्परर के लिए. द कैपिटल्स ऑफ द 4 प्रोविंसेस वर तोसाली इन द ईस्ट. तोसाली ईस्ट में कैपिटल थी. उज्जैन इन द वेस्ट. उज्जैन वेस्ट में कैपिटल थी.
सुवर्णगिरी इन साउथ, सुवर्णगिरी साउथ में थी, कैपिटल इन तक्षशिला इन द नॉर्थ, और तक्षशिला कहाँ थी, नॉर्थ में। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्लेसेस अंडर द लोकल ऑफिसर्स, मतलब जो प्रोविंसेस थे वो फर्दर डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, और वहाँ पे क्या होते थे, लोकल ऑफिसर्स होते थे। द डिस्ट्रिक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ नगरास, टाउन्स एंड ग्रामास, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होते थे, नगर और गांव होते थे। अमात्य, महात्मय, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति एंड युवराज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स। अमात्य, महामात्य, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति एंड युवराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।